जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-30 SM-2, जिसको हम रशियन सुपर सुखोई के नाम से जानते हैं। और हम जानेंगे कि कैसे रूस ने वो करके दिखा दिया है जिसको भारत अभी भी सोच रहा है। हम सब ये भी जानते हैं कि भले ही भारत में अभी सुपर सुखोई प्रोग्राम की शुरुआत ना हुई हो या धीरे हुई हो, लेकिन एक तरफ ना सिर्फ रूस के द्वारा इनको डिप्लॉय किया जा भी चुका है, और इस बार एक ऐसी घातक मिसाइल इनमें देखने को मिली है जिसके वजह से नेटो के द्वारा जो F-16 यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और इस प्रोग्राम से भारत क्या सीख सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हाल ही में रशियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा कुछ फोटोज और वीडियोस सामने रखे गए, जहां पर हमने SU-30 SM-2 फाइटर जेट को देखा। लेकिन ये कोई नॉर्मल SM-2 नहीं था, बल्कि इसमें जो मिसाइल हमें देखने को मिली वो काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसमें पहली बार हमें R-37M लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिली। अब कुछ लोगों के लिए ये फुटेज तो काफ़ी सामान्य थी, लेकिन अगर हम इसके पर्याय को देखें तो इसके मतलब काफ़ी अलग हैं। 22 मई को जब इस तस्वीर को सामने रखा गया, और ये जो एयरक्राफ्ट था ये बेसिकली रशियन नेवल एविएशन का SU-30 SM-2, जिसको BN-80 ब्लू के नाम से डेजिग्नेट किया गया था, उसमें ये मिसाइल देखने को मिली है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में हमें दो R-77-1 मिसाइल भी देखने को मिली और दो R-37 देखने को मिली है। अब ये पहली बार था जब इस एयरक्राफ्ट में हमें ये देखने को मिली। ये जो R-37M मिसाइल है ये एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि टारगेट को हाई स्पीड से हिट करने में सक्षम है। और ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो या फिर अनमैन एरियल व्हीकल्स हो या फिर उनके फोर्स मल्टीप्लायर्स हो, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है 300 किलोमीटर की दूरी से ही। इसके पहले ये जो मिसाइल है ये हमें SU-57 फैलन, SU-35 और MiG-31 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें ही देखने को मिली, उनके साथ ही कंपैटिबल थी। और इस फॉर्मिडेबल मिसाइल के साथ उन्होंने यूक्रेनियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। R-37M के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि जैसे ही इस मिसाइल के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होते थे, तो ये यूक्रेनियन फाइटर पायलट्स हैं उन्हें या तो अपने रास्ते को, फ्लाइट पैथ को बदलना पड़ता था, या फिर वो एयरबॉर्न ही नहीं होते थे। ये इसका खौफ था। और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल MiG-31 इंटरसेप्टर के साथ किया गया, जिसने R-37M की सहायता से बहुत सारे यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। रिपोर्ट्स इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि MiG-31 ने ही अकेले कई यूक्रेनियन फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिसमें दिसंबर 2023 का वो वाकया हम कैसे भूल सकते हैं, जब इस मिसाइल ने लॉन्ग रेंज से ही यूक्रेनियन MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया था और अपनी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस का एक जीता जागता प्रमाण सामने रखा था। इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा है, और इस समय जो यूक्रेनियन पायलट्स हैं इन्हें अपनी टैक्टिक को बदलने पर इस मिसाइल ने मजबूर कर दिया है। और इसका सीधा कारण ये है कि वो इस मिसाइल को टैकल नहीं कर सकते, इसको इवेड नहीं कर सकते। और एक यूक्रेनियन पायलट ने तो यहाँ तक एडमिट किया है कि R-37M की वजह से उन्हें जो अपना ऑब्जेक्टिव होता है मिशन का, उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट हिट से बचने के लिए या तो उन्हें अपना फ्लाइट पैथ चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मिशन है ये बुरी तरीके से डिसरप्ट होता है। यानी कि जिस उद्देश्य के साथ वो उड़ान भरते हैं उसको पूर्ण कर पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि इसे सॉफ्ट किल के तौर पर भी कंसीडर किया जा रहा है इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को, क्योंकि इसकी वजह से जो पायलट हैं वो अपने मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा यहाँ पर एडवांसमेंट तो तब देखने को मिला जब SU-57 फैलन, SU-35 और MiG-31 के अलावा SU-30 SM-2 में हमें ये चीज़ देखने को मिली, और इसे बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया गया है। बेसिकली फ़िलहाल तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये ब्लैक सी के आसपास वाले इलाके में उड़ान भर रहे हैं, और इनका जो प्राइमरी टारगेट इस समय हो रहा है वो यूक्रेनियन अनमैन बोट्स हो रही हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा उधम मचाया हुआ है। और इसको लेकर के रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि इन अनमैन बोट्स को डिटेक्ट कर पाना समुद्र की सतह पर काफ़ी मुश्किल होता है, और हमारे पास बहुत कम टाइम होता है इनको एंगेज करने का। लेकिन फिर भी जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए SU-30 SM-2 में इस मिसाइल का इंटीग्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर वो न्यूज़ जिसमें F-16 फाल्कन के सप्लाई किए जाने की बात की गई है। जी हाँ, इसको ध्यान में रख कर के भी ये जो बड़ा डिप्लॉयमेंट है हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये माना जा रहा है
कि R-37M की सहायता से जो Su-30SM-2 है, इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हांस हो गई है और ये मल्टी रोल मिशन में काफ़ी इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। और जब बात आती है लॉन्ग रेंज की डॉग फाइट की, तो वहाँ पर F-16 इनके आसान शिकार बन सकते हैं, ऐसा रशियन एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन उद्देश्य है वो एयर सुपीरियरिटी को स्टैब्लिश करना और एयर डोमिनेंस बना के रखना है। अब यहाँ पर बार-बार रशियन मीडिया में एक चीज़ अंडरस्कोर की जा रही है, वो ये है कि यूक्रेन को कभी भी जो F-16 फाल्कन्स है वो मिल सकते हैं और इस समय यूक्रेनियन पायलट्स इसमें ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। अब F-16 में सबसे घातक मिसाइल जो ऑफर की जा रही है अमेरिका के द्वारा, वो AIM-120 एमरम है, जो कि एक मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। और AIM-120 एमरम की बात की जाए तो इसको R-37 से आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज के मामले में ये काफ़ी कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो AIM-120D की रेंज क्लेम की जाती है वो 160 से लेकर के 180 किलोमीटर की है, जो कि R-37 की तुलना में काफ़ी कम है। और रशियन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मान लीजिए अगर अमेरिका के जो F-16 फाल्कन्स हैं, जो किसी भी तरीके से किसी भी देश के द्वारा यूक्रेन को सप्लाई किए जाते हैं, तब भी Su-30SM-2 जो कि R-37 से इक्विप्ड है, इसके लिए ये एक आसान टारगेट होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स में कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास M47 फाल्कन और AAM-N-10 ईगल मिसाइल्स हैं, जो कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मारक क्षमता के साथ आती हैं, लेकिन अभी ये यूएस एयरफोर्स की स्टैंडर्ड सर्विस में नहीं है और इन्हें अभी कहीं एक्सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। यानी कि अभी यूक्रेन को सबसे ज़्यादा जो रिलायबल मिसाइल जिस पे अभी रिलाई करना होगा वो AIM-120 एमरम ही होने वाली है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फिलहाल तो R-37M के सामने इनका कोई भी मैच नहीं है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि R-37M जो मिसाइल है, ये ना सिर्फ फाइटर जेट्स और फोर्स मल्टीप्लायर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बल्कि जो यूक्रेनियन स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प मिसाइल जो है, इनको भी इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। और इसने रशियन मिलिट्री की बहुत ज़्यादा मदद की है। और रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अब R-37M जो है, ये रूस के सभी फ्रंटलाइन फाइटर्स में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय जो रशियन नेवल एविएशन है वो भी अपनी ताकत को बढ़ा रही है। और Su-35 में तो हमें ये चीज़ देखने को मिली ही है, Su-57 फैलन में भी है, और अब जो यहाँ पर बीच के एयरक्राफ्ट हैं, इसमें Su-34 फुल बैक का नाम भी सामने आया है, इसमें भी ये मिसाइल हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके लिए जो रडार करेक्शन है वो करने पड़ेंगे, जो एडजस्टमेंट हैं वो करने पड़ेंगे, तब जाकर के इस मिसाइल का इस्तेमाल उनमें किया जा सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से भारत को क्या सीख मिल सकती है और भारत क्या अपने पास भी इस कैपेबिलिटी को ऐड कर सकता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भारत R-37M की तरफ कभी जाएगा, लेकिन भारत के पास ऑलरेडी इस प्रकार के एक्टिव मिसाइल प्रोग्राम हैं जो कि सेम कैपेबिलिटी भारत को प्रदान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अस्त्र सीरीज को गौर से देखें तो हमारे सुपर सुखोई में अस्त्र मार्क 1 देखने को मिलेगी, जो कि 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आएगी। अस्त्र मार्क 2 होगी, जो कि 160 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। वहीं तीसरी और सबसे घातक मिसाइल जो इस पूरे प्रोग्राम में होने वाली है, जिसको हम R-37M से कंपेयर कर सकते हैं, वो होने वाली है अस्त्र मार्क 3, जो कि SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। और ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मारक क्षमता के साथ आएगी। यानी भारत में ऑलरेडी देसी R-37M का निर्माण चल रहा है, जो कि हमें सुपर सुखोई में देखने को मिलेगी। हालांकि सुपर सुखोई की कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक Su-30SM-2 के बराबर ही होने वाली है। हालांकि इसमें इंजन अपग्रेड हमें भले ना देखने को मिले, लेकिन बाकी कैपेबिलिटीज सेम होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।